हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरणीय व्यवस्थापन, यह चैप्टर हमारा चालू है। इसमें आज हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट किसके द्वारा, बायोडायवर्सिटी के संवर्धन के द्वारा वो हम देखने वाले, यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का लास्ट का पार्ट आज हम देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब पर्यावरणीय संवर्धन, पर्यावरण का संवर्धन, एंड बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता। अभी बायोडायवर्सिटी क्या है हमें देखना है, लेकिन उससे पहले आपको तो पता होगा इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है और कई सारे प्रॉब्लम्स है। उससे क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स है, कुछ ऐसे स्पेसीज है जो पहले हुआ करते थे लेकिन आज हमें वो देखने को नहीं मिलते। हमने देखे, अपने किससे देखे, हमने देखे नहीं मतलब हमने सुने, हमारे जो दादाजी दादी होती है उनसे हमें कुछ कहानियां सुनने को मिलती है। उसमें कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते और वो बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। जैसे अगर आपको पता होगा डोडो के बारे में, तो डोडो एक पंछी था जो कि बहुत पुराना पंछी था। आजकल वो देखने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ऐसा बोल सकते हैं हम कि वो पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब उसकी प्रजाति नष्ट हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका कंजर्वेशन करना है इन्वायरमेंट का, मतलब ऐसा प्रॉब्लम फिर से दोबारा ना हो। ऐसी कुछ स्पेसीज है जो कि अभी कम कम होते जा रहे हैं, ऐसी कुछ प्राणी की प्रजातियां है, वनस्पति की प्रजातियां है जो कि खत्म होने को है, लेकिन हमें वो खत्म नहीं होने देना। हमें उन्हें क्या करना है, संवर्धन करना है, उनका जतन करना है। और हमें इसलिए क्या करना होगा, बायोडायवर्सिटी क्या है समझ के लेना होगा। तो बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता। क्या होता है बायोडायवर्सिटी? Biodiversity is the richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variation within a species। क्या बोला है, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। इसका मतलब क्या होता है, हमारे निसर्ग में बहुत सारे प्रजाति के, बहुत सारे जाति के क्या होते हैं, सजीव मिलते हैं, जिनमें अनुवंशिक फर्क होता है, यानी जेनेटिक डिफरेंस होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। और उनमें क्या होता है, इकोसिस्टम वेरिएशन होता है, यानी परिसंस्था का भी फर्क होता है। मतलब अलग अलग परिसंस्था में अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग जाति के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनमें अनुवंशिक वेरिएशन यानी जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। और इससे क्या होता है, हमारी निसर्ग का, हमारा जो सजीव सृष्टि है उसको समृद्धि मिलती है, और उसे ही क्या बोला है, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारे सजीव सृष्टि को समृद्धि मिली है। किससे मिली है? क्योंकि हमारे सजीव सृष्टि में विविध प्रकार के, विविध जाति प्रजाति के एनिमल्स और प्लांट्स है, मतलब विविध जाति प्रजाति के ऑर्गेनिजम्स है, सजीव है, जिनके अनुवंशिक वेरिएशन है, मतलब उनका अनुवंशिकता अलग अलग है, सबकी इकोसिस्टम अलग अलग है। तो ये जो वेरिएशन यानी विविधताएं है, हर चीज में विविधता है उनके, तो इससे क्या हुआ है, हमारी सजीव सृष्टि को एक समृद्धि मिली है, रिचनेस मिली है, यानी समृद्धि मिली है। उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। क्या बोला है, 3 पातळी पे बायोडायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जैव विविधता 3 पातळी पे देखने को मिलती है। पहले क्या देखेंगे हम, जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब अनुवंशिक विविधता। क्या बोला इसमें, डायवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में डायवर्सिटी है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक ही जाति के जो सजीव होते, एक ही जाति के जो प्राणी होते, उनमें अनुवंशिक विविधता होती है, अनुवंशिकता अलग अलग होती है सबकी। मतलब उन्हें क्या बोला है, डायवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के होने के बावजूद उनमें विविधता होती है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अनुवंशिक घटक हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल पे तौर पे देखा जाए तो हम ह्यूमंस, हर एक मनुष्य क्या होता है, दूसरे से अलग होता है, मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। हम एक ही प्रजाति की, एक ही जाति के, हम सारे ह्यूमंस ही है, हमारी जाति प्रजाति एक ही है, हम क्या है, मानव है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। इसलिए हमें क्या देखने को मिलती है, जेनेटिक डायवर्सिटी यानी अनुवंशिक विविधता। अभी हम सेकंड देखेंगे, क्या है सेकंड, स्पेसीज डायवर्सिटी। स्पेसीज डायवर्सिटी मतलब प्रजातियों की विविधता। स्पेसीज मतलब प्रजाति, इसमें क्या बोला है, डायवर्सिटी इन द स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑकर इन द नेचर। अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलती है हमें नेचर में, और ये जो अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलती है उसी को क्या बोला है, स्पेसीज डायवर्सिटी, मतलब प्रजातियों की विविधता। अलग अलग प्रजाति होती है। अभी अलग अलग प्रजाति मतलब बताता हूं आपको, पहले देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेसीज डायवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्रजाति की विविधता में हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्राणी,
वनस्पति और सूक्ष्मजीव, वही बोलना चाहता था मैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातियों की विविधता, इसमें अलग अलग प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। अलग अलग प्रजाति मतलब एनिमल्स, प्राणी, वनस्पति एक अलग प्रजाति है। अभी एनिमल्स में भी अलग अलग प्रजाति हो सकती है, जैसे लॉयन, टाइगर, उनकी प्रजाति भी अलग है। और जो घोड़ा होता है, हॉर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं झेब्रा, इनकी प्रजाति अलग है। तो क्या हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है, और वही क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी। थर्ड वाला क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी परिसंस्था विविधता, परिसंस्था की विविधता, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी क्या है परिसंस्था की विविधता? मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। हमें तो पता है, अगर कोई क्षेत्र हम कंसीडर करेंगे तो हमें बहुत सारी इकोसिस्टम्स यानी परिसंस्थाएं वहां पे देखने को मिलती है। हमें तो पता है, छोटी से छोटा पेड़ पौधा है, वो भी एक क्या है, इकोसिस्टम है, परिसंस्था। अगर हम कोई लेक या पॉन्ड कंसीडर करेंगे, तालाब, वो भी एक इकोसिस्टम है। हमारी अर्थ भी एक इकोसिस्टम है। तो बहुत सारी इकोसिस्टम हमें देखने को मिलती है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन इन्वायरमेंट। क्या बोला यहाँ पे, इकोसिस्टम किससे बनती है, परिसंस्था किससे बनती है, ऐसा बोला यहाँ पे। बहुत सारे प्राणी वनस्पति होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनका अधिवास और उनमें क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। तो इससे क्या बनती है, इकोसिस्टम यानी परिसंस्था। डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम्स, वही बोला है अभी, बहुत सारी परिसंस्था है, बहुत सारी इकोसिस्टम्स है, तो उनमें जो विविधता है उसी को क्या बोला है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलिए अब आगे देखते हैं। सैक्रिड ग्रूव्स, सैक्रिड ग्रूव्स मतलब देवराई। अभी आप कंफ्यूज होंगे, क्या है देवराई, आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आमराई, आमराई के बारे में आपने सुना होगा। आमराई मतलब आम का जंगल, आम के पेड़ों का जंगल, वन, आम के पेड़ों का, वहां सिर्फ आम के पेड़ होते, इसलिए उसे आमराई बोलते। राई मतलब जंगल, वन। और यहाँ पे क्या बोला है, सैक्रिड ग्रूव्स को देवराई, देवराई मतलब देव, देव मतलब हमें पता है गॉड, भगवान। तो देवराई का मतलब ही होता है ऐसा जंगल, ऐसा फॉरेस्ट जो कि भगवान के नाम पे हो। मतलब कुछ ऐसे जंगल, ऐसे फॉरेस्ट हमारे देश में है जो कि भगवान के नाम पे रखे हुए। और अभी आप लोगों को पता होगा, देवराई यानी वो भगवान के नाम पे रखे हुए, और वो परंपरागत चालू है वैसे ही। मतलब हमारे गवर्नमेंट में उन्हें संरक्षण नहीं दिया, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसे कंजर्व करके नहीं रखा है। वो सेंचुरीज है, लेकिन कैसी है, सोसाइटी ने बनाई हुई है, यानी समाज ने बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यानी वन विभाग ने नहीं बनाई हुई। और उनको एक स्पेशल संरक्षण भी मिलता है। किसका संरक्षण मिलता है, अभी उसे भगवान पे नाम पे रखा है, तो लोग उसे क्या करेंगे, खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे, उसका संरक्षण खुद करेंगे। उसके पेड़ नहीं काटेंगे, ना उसके अंदर जो एनिमल्स है, प्राणी, उनको नहीं मारेंगे, क्योंकि वो भगवान के नाम पे संरक्षण किया गया जंगल है, इसलिए उसे देवराई कहा गया है। तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिलता है। और ऐसे कई सारे देवराई यानी क्या बोल सकते हैं हम, सैक्रिड ग्रूव्स हमारे भारत में, पश्चिम घाट में नहीं तो पूरे भारत में। पश्चिम घाट मतलब वेस्टर्न घाट, सिर्फ वेस्टर्न घाट में नहीं, पूरे भारत में। वेस्टर्न घाट में थोड़े ज्यादा है, लेकिन पूरे भारत में हमें वो देखने को मिलती है। मोर देन 13,000 सैक्रिड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। क्या बोला है, भारत में 13,000 से ज्यादा क्या है, देवराइया नोंद की गई है, यानी सैक्रिड ग्रूव्स की नोंद की गई है। तो ये हो गया सैक्रिड ग्रूव यानी देवराई। अभी नीचे एक पॉइंट दिया गया, क्या है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। हम जैव विविधता का संवर्धन कैसे कर सकते हैं। जैव विविधता का संवर्धन करने की जरूरत क्या है, मैंने तो आपको अभी बताया था। कुछ प्राणी, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि नष्ट होते हैं, उनकी प्रजातियां नष्ट हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका संवर्धन करना पड़ता है। किस तरीके से कर सकते हैं हम, कुछ पॉइंट्स दिए गए। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमें जो दुर्मिल जाति के सजीव होते हैं उनका संरक्षण करना होगा। इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, हमें क्या करना होगा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, उनकी निर्मित करनी होगी। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, हमें कुछ क्षेत्रों को ऐसे करने होंगे, राखीव जैव विभाग की तरह घोषित करने होंगे। मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र हमें रखने होंगे जो कि हमें राखीव करने होंगे, बायो रिजर्वर्स, राखीव जैव विभाग। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, हमें क्या करना होगा, कुछ विशिष्ट प्रजाति के संवर्धन के लिए कुछ प्रकल्प, खास प्रकल्प शुरू करने होंगे। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें सभी तरीके के प्राणी और वनस्पतियों का संवर्धन करना होगा। ऑब्जर्विंग द रूल्स, मतलब हमें कायदों का पालन करना होगा। जो कायदे होते हैं गवर्नमेंट में बनाए हुए हमारे इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, उनका हमें पालन करना होगा, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में शायद देखे थे। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी पारंपरिक ज्ञान की नोंद करके हमें रखनी होगी। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे परंपरागत, हमें हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, उसको हमें नोंद करके रखना होगा, मतलब उसका रिकॉर्ड रखना होगा हमारे पास। अभी यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए, ये सिंबल्स क्या कहते हैं,
ये सिंबल्स ऐसे हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन, नेचर का कंजर्वेशन करने के लिए मदद करते हैं। ये सिंबल्स जो पहला दिखाया गया ये क्या है, टू कीप वेस्ट केयरफुली, मतलब कचरा जो होता है उसकी विल्लेवाट योग्य तरीके से करना, किस तरीके से करना चाहिए ये सिंबल दर्शाता है। ये सिंबल यानी टू कीप वेस्ट केयरफुली क्या डिनोट करता है, टू कीप वेस्ट केयरफुली। ये सेकंड सिंबल जो है यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें क्या करना चाहिए, बिजली की बचत करनी चाहिए, बिजली की बचत हमें करनी चाहिए, ये सिंबल दर्शाता है। यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, थर्ड वाला सिंबल जो साइकिल का सिंबल है वो क्या दर्शाता है, यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। हमें तो पता है ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा जो कि इको फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, मतलब उससे पोल्यूशन नहीं होता। और हमें पता है साइकिल चलाने से पोल्यूशन होता है क्या, नहीं, कोई फ्यूल कंबक्शन होता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं होता, ईंधन का ज्वलन नहीं होता। अगर हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो पोल्यूशन होता है, लेकिन साइकिल के इस्तेमाल से पोल्यूशन नहीं होता। तो ये साइकिल क्या डिनोट करती है, ये सिंबल यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। ये जो सिंबल है वाटर ड्रॉप का, ये क्या डिनोट करता है, सेव वाटर, यानी पानी का जतन करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। ये वाला सिंबल, ये जो दो सिंबल है वो उसका डिनोट करते हैं। ये जो अभी आपको दिख रहा होगा तीन एरो, तीन बेंडेड एरो है ग्रीन कलर के, वो क्या दिखाते हैं, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, यानी नैसर्गिक संसाधनों को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो रिड्यूस मतलब हमें उनका वापर कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, नैसर्गिक संसाधनों का हमने अनिर्बंध वापर शुरू किया है, तो इससे वो संसाधन कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उनका वापर रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज यानी पुनर्वापर करना चाहिए। पुनर्वापर मतलब एक बार हमने उसका वापर कर लिया, अगर कुछ चीजें बच गई तो उसको दोबारा उसका यूज हमें करना चाहिए। एंड रिसाइकल मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल होती है, उसे रिसाइकल किया जा सकता है, तो ऐसे हमें रिसाइकल भी करना चाहिए। और ये जो लास्ट वाला सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है, यूज सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा का यूज कीजिए। ये सिंबल दिखाता है, मतलब जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज होता है वहां पे हमें ये सिंबल देखने को मिलता है। ये सिंबल क्या डिनोट करता है, यूज सोलर एनर्जी। तो ये कुछ सिंबल है जो कुछ चीजें डिनोट करते हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी हमने देखा हमें पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कुछ कायदे भी देखे थे, कुछ लॉज भी देखे थे जो कि नेचर के, इन्वायरमेंट के संवर्धन के लिए, रक्षण के लिए बनाए हुए गवर्नमेंट में, हमने वो देखे थे। अभी हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें बहुत सारे लोग एकत्र आके क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर राज्य लेवल पे कुछ संस्थाएं बना के काम करते हैं, जो किसके लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के संवर्धन के लिए। यहाँ पे कुछ आपको दिख रही होगी संस्था, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वयंसेवी संस्था, ऐसी संस्था है जो कि स्वयंसेवी है। कौन सी दी गई है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सीपीआर इन्वायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंट सेल दिल्ली, चिपकू सेंटर तेहरी गहरवाल, ऐसी कुछ संस्था यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे सेकंड साइड में क्या दिया है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरणीय संस्था जो काम करती है वो, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ग्लैंड भीड़ जो कि ग्लैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में आता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो कि जिनेवा में है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिनेवा, वो भी जिनेवा में है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF कहा जाता है जो कि न्यूयॉर्क में है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो केम्ब्रिज आपको पता होगा, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कहाँ पे, सुंगडो यानी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में आता है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रीन पीस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। क्या बोला है, ग्रीन पीस यानी ये क्या है, पर्यावरण विषयी काम करने वाली जग में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था बोल सकते हैं हम। ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को क्या करती है, काम करती है, मतलब पर्यावरण विषयी कार्यरत रहती है। मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर नंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, 25 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल है, और 26 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ इसमें शामिल है, मतलब 26 से ज्यादा देशों के 25 लाख से ऊपर लोग इस संस्था में, ग्रीन पीस में शामिल है। अभी आपको नीचे क्या बोला है, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अभी आपको करना है, आपका काम है ये, क्या करना है, इंटरनेट होगा आपके पास, अगर आपको एक्स्ट्रा की जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे इन संस्थाओं के बारे में जानकारी ले सकते हो, ये क्या काम करती है इसके बारे में आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, माय रोल इन इन्वायरमेंट। माय रोल इन इन्वायरमेंट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण में माझी भूमिका, पर्यावरण में मेरी क्या भूमिका है। अभी क्या है पर्यावरण में आपकी भूमिका, ये कुछ आपको भूमिका यहाँ पे दी गई है, जैसे कंजर्वेशन यानी टिकवणे, जतन करणे, कंट्रोल नियंत्रण, प्रोडक्शन यानी निर्मिती,
अवेयरनेस यानी प्रसार या फिर जागृति बोल सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी प्रतिबंध, और प्रिजर्वेशन यानी जतन, जतन, संवर्धन, नियंत्रण, निर्मिति, प्रसार, प्रतिबंध, ये क्या है, रोल्स आपके दिए गए इन्वायरमेंट में, आपकी भूमिका है। और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कंजर्वेशन में कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी क्या करना है हमें, जो उपलब्ध साधन संपत्ति है उसको क्या करना है, हमें संवर्धन करना है। कंट्रोल में प्रिवेंटिंग द हार्म, मतलब हमें क्या करना है, हानि रोकना है। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, ऐसी कृति जो कि हानिकारक है, ऐसी कृति हमें रोकनी है। चेंजिंग द माइंडसेट, यानी हमें क्या करना है, मानसिकता बदलनी है। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्मड फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, हमें क्या करना है, पर्यावरण में कुछ हानि हो गई ऐसी घटक है, जिनकी हानि हुई ऐसे कुछ घटक है जिनका हमें क्या करना है, पुनरुज्जीवन करना है। रिवाइवल मतलब पुनरुज्जीवन। अटेम्प्टिंग इनोवेशन मतलब नवनिर्माण के लिए हमें प्रयत्न करना है। अवेयरनेस में एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेशन, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, यानी शिक्षण, मार्गदर्शन, जागृति, अनुकरण, संगठन व प्रत्यक्ष सहभाग। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी प्रतिबंध, इसमें क्या आता है, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, मतलब हम संभाव्य धोखे रोक सकते हैं। डिजाइनिंग न्यू प्लान्स मतलब नवीन कृति कार्यक्रम उनकी आखनी हम कर सकते हैं। फैक्टर्स हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को कुछ हानि पहुंचाने वाले घटक है, उनको हमें प्रिवेंट करना है, उनको हमें रोकना है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन यानी जतन, प्रिजर्विंग व्हाटएवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, अभी जो भी बाकी चीजें हैं उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनका हमें क्या करना है, जतन करना है, जो बची हुई चीजें हैं। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, अभी और हानि ना हो, और हमें क्या हो, हानि ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है उससे, मतलब हमें क्या करना है, उपाय निकालने हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, और हानि ना हो। और क्या बोला है लास्ट में, प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, यानी अज्ञात क्षेत्रों को हमें क्या करना है, जतन करना है। कुछ अननोन रीजन है, अज्ञात क्षेत्र है जिनका हमें जतन करना है। तो ये कुछ रोल्स है इन्वायरमेंट में, आपकी भूमिकाएं कुछ दी गई है, आपके हिसाब से आपको जो भूमिका चाहिए, जो आपको पसंद है, आप वो चूज कर सकते हो। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, हॉटस्पॉट्स मतलब संवेदनशील क्षेत्र या फिर संवेदनक्षम क्षेत्र, और हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब संवेदनशील क्षेत्र किसके, जैव विविधता के, जैव विविधता के संवेदनक्षम क्षेत्र, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी क्या है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या बोला है, पूरी दुनिया में 34 ऐसे सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स है, मतलब ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील स्थल है जिनकी नोंद की गई है। कितने हैं टोटल, 34, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला है, मतलब पूरे जग में। सच एरियाज हैड वंस ऑक्युपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ, और ऐसे जो एरिया थे, मतलब ऐसे कुछ सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स थे जिन्होंने 15.7% एरिया अर्थ का ऑक्युपाई किया था। लेकिन एक जमाना था, एक टाइम था जब उन्होंने 15.7% अर्थ का एरिया ऑक्युपाई किया था। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है, 86% जो सेंसिटिव एरिया थे, संवेदनशील क्षेत्र थे, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऑलरेडी डिस्ट्रॉय मतलब पहले ही नष्ट हो चुके हैं। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विद सेंसिटिव स्पॉट्स, आज के दिन में, आज के टाइम पे सिर्फ 2.3% ही एरिया अर्थ पे ऐसा है जो कि सेंसिटिव स्पॉट्स की तरह बचा हुआ है, मतलब सिर्फ 2.3% संवेदनशील क्षेत्र हमारे अर्थ पे बचे हुए हैं। इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पेसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट, और इसमें कितने प्लांट स्पेसीज आते हैं, 1,50,000 प्लांट स्पेसीज आते हैं, जो कि हमारे टोटल वर्ल्ड काउंट, मतलब हमें पूरे जग में हमने जितनी नोंद की उससे 50% यानी 50%, मतलब लगभग आधे है। In India, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungles of eastern region. जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन मतलब ईशान्य की तरफ या फिर पूर्व की तरफ कुछ जंगल होते हैं, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, 135 यानी 135 स्पेसीज जो है एनिमल्स की, उनमें से 85 स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे, ईस्टर्न रीजन में, यानी पूर्व क्षेत्र ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर ईशान्य पूर्व क्षेत्र, वहां पे हमें 135 से पूरे 135 उसमें से 85 स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। About 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, क्या बोला है, 1500 के आसपास क्या है, एंडेमिक प्लांट स्पेसीज। एंडेमिक प्लांट स्पेसीज मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रदेशनिष्ठ वनस्पति, ऐसी वनस्पति जो कि प्रदेशनिष्ठ है, उन्हें एंडेमिक प्लांट स्पेसीज बोला जाता है, जो कि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम घाट पे हमें देखने को मिलती है। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पेसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, क्या बोला है, दुनिया में जितनी भी प्लांट स्पेसीज है उनमें से 50,000 क्या है, एंडेमिक यानी प्रदेशनिष्ठ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात को क्या याद रखनी है, आज के टाइम पे 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स रिपोर्ट किए गए। एक टाइम था जब 15.7% ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन आज सिर्फ
जितने टोटल है उसमें से 86% तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बाकी के बचे हुए 2.3% एरिया आज बचा हुआ है जो कि सेंसिटिव स्पॉट्स की तरह है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सेंसिटिव स्पॉट्स है। उनमें लगभग 1.5 लाख के आसपास क्या है प्लांट स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड के काउंट के 50% है। और हमारे इंडिया में 135 एनिमल स्पीसीज है, उसमें से 85 जो स्पीसीज है जो हमें कहा देखने को मिलती है ईस्टर्न रीजन में, और 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। और वो क्या है एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है यानी प्रदेशनिष्ठ वनस्पति है। और जितनी भी टोटल प्लांट स्पीसीज है दुनिया में उसमें से 50,000 क्या है एंडेमिक यानी प्रदेशनिष्ठ है। कुछ ये पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, आप ये लिख के भी नोट डाउन कर सकते हो। 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री, ऐसे 3 प्लेसेस है, ऐसे 3 स्थल है वारसा स्थल। हेरिटेज प्लेस मतलब वारसा स्थल, हमारे देश में ऐसे 3 वारसा स्थल है जो कि अभी धोखे में है, वो इंडेंजर्ड है मतलब अभी उनको धोखा है। पहला तो यहाँ पे डार्क में नहीं दिया गया, मैं अंडरलाइन करता हूँ, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब हम क्या बोल सकते हैं पश्चिम घाट। और दूसरा क्या है मानस सेंचुरी, दूसरा मानस सेंचुरी। तीसरा है सुंदरबन सेंचुरी। तीसरा कौन सा है सुंदरबन सेंचुरी। ये 3 ऐसे वारसा स्थल है जो कि अभी धोखे में है। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला हैज बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू mining industry and search for natural gas. Habitats of Asiatic lion and wild bison of this region have been under threat. क्या बोला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरल, ये जो 5 राज्य है उनमें पश्चिम घाट की व्याप्ति है। मतलब इन 5 राज्यों में पश्चिम घाट फैला हुआ है। खान उद्योग, माइनिंग मतलब खान उद्योग, नैसर्गिक वायु का शोध जो है वहां पे दिया गया है क्या नैसर्गिक वायु का शोध, यानी हम क्या बोल सकते हैं सर्च फॉर नेचुरल गैस। ऐसे जो काम है उससे क्या हुआ है इसको धोखा पहुंचा है, मतलब अभी धोखे में एंडेंजर्ड है। और यहाँ पे क्या बोला है हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन यानी एशियाई सिंह, एशियाई सिंह। और क्या बोला है वाइल्ड बिसॉन, वाइल्ड बिसॉन मतलब रानगवे। एशियाई सिंह और रानगवे इनका अस्तित्व भी यहाँ पे धोखे में है, उनको भी क्या पहुंचा है नुकसान पहुंचा है, इनका अस्तित्व भी धोखे में है। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। टाइगर एंड राइनो ऑफ द रीजन आर अंडर थ्रेट। क्या बोला है मानस सेंचुरी जो कि आसाम में है। आसाम में जो मानस अभयारण्य है, सेंचुरी मतलब अभयारण्य, वहां पे क्या है धरण और पानी का जो बेसुमार वापर हो रहा है उसका फटका उसको बैठा है, किसको मानस सेंचुरी को। वहां पे वाघ और एक शिंडी गेंडा उनका भी अस्तित्व धोखे में है। टाइगर वाघ, राइनो मतलब गेंडा जो कि एक शिंगी गेंडा है, मतलब उसको सिर्फ एक ही शिंग है ऐसा हम बोल सकते हैं। गेंडे को शिंग होता है आपको पता है, जो एक शिंगी गेंडा है उसका भी अस्तित्व वहां पे धोखे में है। सुंदरबन सेंचुरी जो सुंदरबन का अभयारण्य जो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, वो किसके लिए रिजर्व है टाइगर्स के लिए। आप लोगों ने कई बार टीवी पे एडवर्टाइज देखी होगी बंगाल टाइगर की। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन सेंचुरी टाइगर्स के लिए रिजर्व है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for same etc. क्या बोला है लेकिन वहां पे क्या हुआ है पानी, धरण, वृक्ष तोड़, अतिरिक्त मासेमारी और उसके लिए जो चर खोदने पड़ते, उसी की वजह से वहां क्या हुआ है वाघ और पर्यावरण उनके सामने बहुत बड़ा आह्वान है। वाघ मतलब टाइगर और पर्यावरण उसके सामने बहुत बड़ा आह्वान है। किसकी वजह से डैम, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ऐसे कुछ रीजन है उसी की वजह से। तो ये जो 3 चीजें हैं वेस्टर्न घाट, मानस सेंचुरी, सुंदरबन सेंचुरी, ये 3 हेरिटेज प्लेस है हमारे वारसा स्थल जो अभी धोखे में है ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज यानी जो धोखे में है प्रजातियां उनका वर्गीकरण। अभी धोखे में प्रजातियां है उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला तो क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त प्रजाति। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब संकटग्रस्त प्रजाति। इसमें क्या बोला है आइदर नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड। एग्जाम्पल लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकन। क्या बोला है ये जो प्रजातियां है उनकी संख्या बहुत कम बची हुई है या फिर उनका जो अधिवास है वो इतना संकुचित हो चुका है कि अगर हमने कुछ उपाय योजना नहीं की या फिर अगर भविष्य के काल में हमने उनकी देखभाल नहीं की तो ये प्रजातियां नष्ट हो सकती है। जैसे क्या बोला है लॉयन टेल्ड मंकी। लॉयन टेल्ड मंकी मतलब ऐसा मंकी, ऐसा वानर जिसकी टेल, उसकी शेपुट लायन की तरह होती है। और क्या बोला है लेसर फ्लोरिकन यानी तनमोर। अभी आपको लॉयन टेल्ड मंकी का पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर है लॉयन टेल्ड मंकी का। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज यानी दुर्मिळ प्रजाति। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। क्या बोला है ये जो प्रजाति है उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पीसीज बीइंग इंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो प्रजाति है, इनमें जो आने वाली वो स्थान विशिष्ट है,
इंडेमिक मतलब प्रदेश निष्ठ या फिर स्थान विशिष्ट है और इसलिए उनकी संख्या जलद गति से कम हो रही है और ये जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब नष्ट हो सकते हैं, पूरे के पूरे नामशेष हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेड पांडा और मस्क डियर। रेड पांडा मतलब लाल पांडा, रेड पांडा। कस्तूरी मृग, मस्क डियर मतलब कस्तूरी मृग। अभी रेड पांडा का पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये रेड पांडा है। तो ये रेड पांडा किस में आता है? रेयर स्पीसीज में। अभी थर्ड टाइप देखेंगे हम, जो कि क्या है? वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज मतलब संवेदनशील प्रजाति। वल्नरेबल स्पीसीज, संवेदनशील प्रजाति, ये क्या होती है? नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। ये जो प्रजाति है इनमें आने वाली, उनकी संख्या पहले से तो कम ही है और कम ही कम होती रह रही है, मतलब सातत्य से उसकी संख्या कम होती रह रही है। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन। क्या बोला है? इनकी संख्या जो कम होती जा रही है, ये क्या है? चिंता का कारण है, मतलब एक चिंता का कारण है। इसका एग्जाम्पल क्या बोला है? टाइगर, लॉयन, जो वाघ, टाइगर यानी वाघ, लॉयन सिंह, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। मतलब इनकी संख्या पहले से कम है और कम कम होती जा रही है, हमें तो पता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट टाइगर के, लॉयन की सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए क्या करती है? विविध उपाय योजना करती रहती है, हमको तो पता है। आप लोगों ने टीवी पे भी कई बार एडवर्टाइज देखी होगी। तो ये वल्नरेबल स्पीसीज हो गया। अभी फोर्थ क्या है? इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज मतलब अनिश्चित प्रजाति। अनिश्चित प्रजाति मतलब क्या है? अभी these organisms appear to be endangered but due to their some behavioral habits like shyness there is no definite and substantial information। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो प्रजातियां है, उनकी संख्या कम है ऐसा हमें लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो प्राणी है इनका जो क्या बोल सकते हैं, उनकी जो वागणुक है वो कुछ विचित्र है। मतलब ये थोड़े शर्मीले हो सकते। शर्मीले मतलब वो बाहर नहीं निकलते, छुप छुप के रहते, तो हमें पता नहीं चलता उनकी संख्या ज्यादा है या कम। कई बार हमें देखने को ही नहीं मिलती, तो हमें लगता है उनकी संख्या कम हो गई, लेकिन वो छुप के रहते, उनकी आदत होती है छुप के रहना, वो शाय होते, मतलब लाजालू होते। कई बार ब्रैकेट में दिया गया है हैबिट्स लाइक शाइनेस, मतलब वो लाजालू भी हो सकते हैं। और इसी की वजह से इनकी जो संख्या है वो इनडिटर्मिनेट है, नो डेफिनेट, मतलब हमें पता नहीं चलता, अनिश्चित है। हमें पता नहीं चलता कि ये कितनी संख्या है, उनकी ज्यादा है कम है, तो क्या हो सकते हैं? इनडेफिनेट, यानी क्या बोल सकते हैं हम? अनिश्चित है। एग्जाम्पल जियांट स्क्विरल, यानी क्या बोल सकते हैं हम? शेखरू खार। ऐसी खार जो कि बहुत बड़ी दिखती है। अभी आप लोगों ने शेखरू को कई बार देखा होगा, किसी बुक में या इंटरनेट में आप देख सकते हो शेखरू का पिक्चर। तो खारुताई की तरह होता है, खार की तरह, लेकिन बड़ी खार की तरह, बहुत बड़ी खार लगती है, इसलिए जियांट स्क्विरल उसको बोलते हैं। जियांट स्क्विरल यानी शेखरू। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ऐसी स्पीसीज का जो कि थ्रेटन है, यानी ऐसी स्पीसीज जिनका अभी अस्तित्व धोखे में है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN prepares the red list that contains the names of endangered species from different countries. Pink pages of this book contain the names of endangered species, while green pages contains the names of previously endangered but presently safe species. क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संगठना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये जो संगठना है वो क्या करती है? विविध देश में जो प्राणी, जो वन्य जीव धोखे में है, उनकी क्या करती है? लिस्ट बनाती है, यादी बनाती है। रेड लिस्ट बोला है, रेड लिस्ट मतलब उनकी यादी बनाती है जो कि धोखे में, जिनकी प्रजातियां धोखे में, ऐसे एनिमल्स की, ऐसे वन्य जीवों की। और इनमें जो गुलाबी कलर के पेजेस होते हैं, पिंक कलर के जो पेजेस होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? उनमें जो प्रजाति की नोंद की गई है वो संकटग्रस्त है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम? वो एंडेंजर्ड है, मतलब वो धोखे में, उनकी प्रजातियां धोखे में। और ग्रीन पेजेस भी होते हैं, मतलब हरे रंग के भी पेजेस होते हैं, उनमें जिनकी नाम नोंद किया गया होता है, जिन प्रजातियों का नाम ग्रीन कलर के पेजेस पे नोंद किया गया होता है, वो पहले संकटग्रस्त थी, मतलब पहले वो इंडेंजर्ड थी, पहले वो प्रजाति धोखे में थी, लेकिन अभी वो प्रेजेंटली सेफ है, मतलब अभी उन्हें कोई धोखा नहीं है, अभी वो धोखे से बाहर आ चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी इंफॉर्मेशन दी गई है IUCN के बारे में। अभी ये क्या बोला है यहाँ पे? ऑलवेज रिमेंबर, यानी हमेशा याद रखिए। क्या बोला है? डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वृक्षनाश मतलब सर्वनाश। अगर हम प्लांट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसका मतलब हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व इन्वायरमेंट। अगर हमें इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, अगर हमें पर्यावरण का संवर्धन करना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन, मतलब हमें जंगल लगाना होगा, वृक्ष रोपण हमें सीखना होगा। फॉरेस्ट इज वेल्थ, जो जंगल होता है वही वेल्थ है, मतलब मराठी में क्या बोल सकते हैं हम? वनश्री हीच धनश्री, मतलब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है हमारा, वही हमारी वेल्थ है, वही हमारा पैसा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन, पर्यावरण का संरक्षण यही क्या है? मूलभूत एजुकेशन, मतलब यही मूल्य शिक्षण है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर्यावरण रक्षण यही मूल्य शिक्षण है। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेपर का,
पेपर मतलब आपको पता है, पेपर मतलब कागज, अगर उसका हम काट कसरी से उपयोग करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, वृक्ष तोड़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हम वृक्ष तोड़ को रोक सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है पेपर प्लांट से ही बनता है, तो जितना पेपर यूज होगा उतनी प्लांट्स कट डाउन होंगे, उतना डिफोरेस्टेशन होगा। अगर हमें डिफोरेस्टेशन रोकना है तो पेपर का हमें इस्तेमाल कैसे करना होगा, काट कसरी से करना होगा। टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, क्या बोला है, पर्यावरण की जो रक्षण है वही मानव के विकास का क्या है, कास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब अगर हम पर्यावरण का रक्षण करेंगे तभी मानव का विकास होगा, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, ऐसा बोला गया है। प्योर एयर प्योर वाटर इज द की टू हेल्दी लाइफ। अभी ये तो आपको पता है, हमारे आरोग्य की गुरु किल्ली बताई गई है। क्या है आरोग्य की गुरु किल्ली? शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। अगर हमें शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिलेगा तो हम बीमार होंगे क्या? नहीं, हमारा आरोग्य कैसा रहेगा, निरोगी रहेगा, हम निरोगी रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे और एक चीज दी गई है, क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जागतिक वन्यजीव निधि। WWF पब्लिश्ड अ सर्वे इन 2008 में उन्होंने एक सर्वे किया था। According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years, 1975 to 2005। क्या बोला है, इस सर्वे के हिसाब से 30% जो प्राणियों की प्रजातियां है, एनिमल स्पीसीज है, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब नामशेष हो गई। अभी पूरी की पूरी वो प्रजातियां नष्ट हो गई। और कितने टाइम पीरियड में, 35 ईयर्स, मतलब 35 साल में 30% एनिमल स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब नष्ट हो गई, पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो गई, नामशेष हो गई। 1975 टू 2005 का वो टाइम दिया गया है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इफ दिस कंटिन्यूज एट इज, अगर इसी रेट से अगर एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती रही, मतलब इसी रेट से 35 ईयर में 30% हो गई, तो आने वाले और कुछ सालों में क्या होगा, पूरा का पूरा एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, और कंजर्वेशन यानी उनका जतन भी करना चाहिए। अभी आपके इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक शपथ दी गई। शपथ मतलब प्लेज, जो शपथ हम लेते हैं वो शपथ दी गई है। शपथ प्लेज, प्लेज मतलब आपको पता है, और प्लेज फॉर लाइफ दी गई, मतलब शपथ जीवन के लिए, मतलब हमारे जीवन के लिए जो शपथ लेना आवश्यक है वो दी गई है, वो आपको पढ़ना है और उसको समझ के लेना है। तो एक शपथ आपके बुक के सबसे लास्ट में दी गई, बुक के मतलब इस चैप्टर के लास्ट में दी गई है। अभी और एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, 22 में क्या है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जागतिक जैव विविधता दिन। क्या है, 22 में। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है और ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको आना आवश्यक है। अभी आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा इस चैप्टर में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में देखा, कुछ लॉज देखे, कुछ रूल्स देखे जो कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हमने देख ली। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।